आज की कहानी का शीर्षक है बेटा मेरा है तुम्हारा नहीं। मोबाइल चलाते रहने से किताबें पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। प्रणय आउट ऑफ स्टेशन थे और किताबें पढ़ पढ़ के मैं उब चुकी थी। यूं ही मोबाइल पर फेसबुक खोलकर बैठ गई। कुछ लेखिकाओं की कविताएं और गज़लें पढ़कर मन खिल उठा, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ी मन खिन्न हो गया। कैसे कैसे हैं लोग दुनिया में। मूर्ति टाइप फोटो डालकर लिखते हैं कि तुरंत लाइक करो, जय श्री राम, तुम्हारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे या फिर कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। कोरा झूठ, ऐसा भी कभी होता है क्या। फ़ोन बंद करने ही लगी थी कि सोचा चलो ज़रा अपना फेसबुक अकाउंट खोल कर देखती हूँ। बहुत समय हो गया है देखे। सच में पुराने कुछ फ़ोटोज़ देखकर मन चिढ़ उठा और मुंह से निकल गया, अरे मेरे बिट्टू की बचपन की तस्वीरें कुछ ही पलों में पुरानी यादों में खो गई। जब मेरा बिट्टू 2.5 साल का था तब मैंने उसके कई फ़ोटोज़ यूं ही निकाल लिए थे। कहा भी था प्रणय ने कि क्यों इतने गंदे संदे चेहरे का फोटो ले रही हो, जरा तैयार तो कर दो पहले। तो मैंने कहा था यही तो खुशनुमा यादें बनेगी। अब सच में इन्हें देखकर और भी कई यादें ताज़ा हो गई। इस फोटो को देखो, कितना पाउडर पोत लिया उसने अपने चेहरे पर, एकदम जोकर लग रहा था। और मैंने झट से उसकी फ़ोटो क्लिक कर ली थी। और यह इसका नींबू खाते हुए कैसा बंदर सा मुंह बना लिया था और हम हंस हंस कर लोटपोट हो गए थे। मजाल थी जो ड्रेसिंग टेबल पर मेरा कोई भी मेकअप का सामान सही सलामत रहे, इसलिए सब कुछ छिपा कर रखना पड़ता था मुझे उसके डर से। आज भी याद है मुझे उसका वह प्यारा प्यारा मुखरा, पतले पतले लाल लाल अधर, तीव्र चितवन, काले काले भ्रमर के समान बाल और उस पर उसकी प्यारी प्यारी तोतली बातें। खूब पटर पटर बोलता था और अब देखो कितना शर्मीला हो गया। उसके फोटो पर कितने सारे कमेंट्स और लाइक आए, तभी दिखाऊंगी प्रणय को, फिर देखना कैसे उनका भी चेहरा खिल उठेगा। मन हुआ क्यों ना ये सारे फोटोज फिर से फेसबुक पर अपलोड कर दूं। कुछ ही देर में बिट्टू दंदनाता हुआ मेरे पास आकर कहने लगा कि क्यों मैंने उसकी ऐसी बकवास फोटोज फेसबुक पर अपलोड कर दी। उसके सारे दोस्त अल्ले ले बिट्टू बाबू सोना बच्चा कह कर उसका मजाक बनाकर हंसे जा रहे हैं। उसकी बातें सुनकर मुझे भी हंसी आ गई। मैं बोली, हाँ तो क्या हो गया, हंसने देना। वैसे तू लग ही रहा है नन्हा सा छोटा सा बाबू। तो मेरी बात पर वह बिदक उठा और आप भी नमा कहकर वहाँ से चला गया। वैसे तो उसका नाम रुद्र है, पर अभी भी वह मेरे लिए मेरा छोटा सा बिट्टू ही है। 12 साल का हो गया है, पर अभी भी उसका बचपन गया नहीं। अच्छा सच कह रहा है तू, या मम्मी को कभी कभी यह सोचकर उदास हो जाती हूँ कि जब वह बाहर पढ़ने चला जाएगा तब कैसे रहूँगी मैं। कभी लगता है बच्चा बड़ा ही क्यों होता है, बच्चा ही रहता तो कितना अच्छा होता ना। लेकिन ऐसा संभव नहीं। यह लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर आ गया स्कूल से। अब अपना बैग एक तरफ फेंकेगा, ड्रेस दूसरी तरफ, और बेचारा मोजा कहाँ जाकर अटकेगा पता नहीं। फिर शुरू हो जाएगा अपने दोस्तों की कहानी लेकर। उसकी आंखों में देखकर उसकी बातें सुननी पड़ती है मुझे। नहीं तो कहेगा, नहीं सुन रही हो ना आप मेरी बात, कहीं और ध्यान है ना आपका, जाओ, नहीं बोलना मुझे कुछ भी। अगले दिन मेरे फ़ोन पर किसी अजनबी नंबर से फ़ोन आया। न चाहते हुए भी मैंने फ़ोन उठा लिया। हेलो, कौन, मैंने पूछा। तुम शिखा बोल रही हो ना, उधर से उस अनजान शख्स ने मुझसे पूछा। हाँ मैं शिखा बोल रही हूँ, लेकिन आप कौन।
मैंने पूछा तो वह चुप हो गया। पता नहीं क्यों मुझे उसकी आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी, पर कुछ याद नहीं आ रहा था और यह भी लगा कि उसे मेरा नाम कैसे मालूम। लेकिन फिर जब मैंने हेलो कहा तो वह कुछ नहीं बोला। मैं फ़ोन रखने ही लगी कि वह सिखा मैं अखिल कहकर चुप हो गया। अखिल, उसका नाम सुनते ही मैं सन्न रह गई। एकदम से मेरी आंखों के सामने वह सारा दृश्य नाच गया जो सालों पहले मुझ पर बीता था। खून खौल उठा मेरा। दांत भींच लिए मैंने गुस्से से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फ़ोन करने की? जरा भी शर्म है तो फिर फ़ोन मत करना, कहकर मैं फ़ोन काटने ही लगी कि वह कहने लगा, प्लीज़ सीख फ़ोन मत काटना। बस एक बार मेरी बात सुन लो। ओ बिट्टू, मेरा मतलब है तुम्हारे बेटे की फ़ोटो फेसबुक पर देखी तो रहा नहीं गया, इसलिए फ़ोन कर दिया। बहुत ही प्यारा बच्चा है। अब तो वह काफ़ी बड़ा हो गया होगा ना? हाँ, हो गया है। तो तुम्हें क्या? तुम क्यों इतनी जानकारी ले रहे हो? मैंने गुस्से से भरकर कहा तो वह क्षण भर के लिए चुप हो गया। फिर कहने लगा कि यह किसी गलत इरादे से नहीं पूछ रहा है। फिर खुद ही बताने लगा कि अब वह दिल्ली में रहता है और अपने पिता के साथ। मुझसे पूछा कि मैं कहाँ हूँ अभी, तो मेरे मुंह से निकल गया, यहीं दिल्ली में ही। कहने लगा वह मुझसे मिलना चाहता है। जब मैंने मिलने से मना कर दिया तो कहने लगा कि वह मुझे अपने बारे में कुछ बताना चाहता है, पर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ सुनना जानना नहीं है, और वैसे भी मैं अभी कहीं बाहर हूँ। कहकर मैंने उसका जवाब सुने बिना ही फ़ोन काट दिया और वहीं सोफे पर धम्म से बैठ गई। पिछली बातें चलचित्र की तरह मेरी आंखों के सामने चलने लगी। जब अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता लेकर उनके घर आए तो बिना उस साल मैंने उसी कॉलेज में नया नया एडमिशन लिया था जिसमें अखिल था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह मेरी ही सोसाइटी में रहता है। लेकिन पहले कभी मैंने उसे देखा भी नहीं था। एक दिन ऑटो के इंतजार में मैं कॉलेज के बाहर खड़ी थी कि सामने से आकर वह कहने लगा, अगर मैं चाहूँ तो वह मुझे मेरे घर तक छोड़ सकता है। जब मैंने उसे घूरा तो कहने लगा, डरो मत, मैं तुम्हारी ही सोसाइटी में रहता हूँ। तुम वर्मा अंकल की बेटी हो ना? फिर वह अपने बारे में बताने लगा कि वह उदयपुर में अपने चाचा के घर में रहकर पढ़ाई करता था, लेकिन अब वह यहाँ आ गया है। इस तरह एक दो बार मैं उसके साथ आई गई, लेकिन मैंने कभी उसके बारे में ज़्यादा जानना नहीं चाहा। वहीं अपने और अपने परिवार के बारे में कुछ न कुछ बताता रहता था। उसने ही बताया था कि उसके चाचा चाची का कोई बच्चा नहीं है, इसलिए वह उनके साथ रहता था। लेकिन उसकी चाची बड़ी खड़ूस औरत है, इसलिए अब वह हमेशा के लिए अपने माँ पापा के पास आ गया। खैर, अब हम अच्छे दोस्त बन गए थे। एक बार मैं उसके घर भी गई थी नोट्स के लिए, तब उसके परिवार से भी मिली थी। अखिल के अलावा उसके घर में उसके माँ पापा और एक छोटी बहन थी जिसका नाम रीनल था। एक ही कॉलेज में पढ़ने के कारण अक्सर हम पढ़ाई को लेकर मिलने लगे। इसे मिलने मिलाने में कब हम दोनों के बीच प्यार का अंकुर फूट पड़ा हमें पता ही नहीं चला। अब हम रोज किसी न किसी बहाने मिलने लगे और इस तरह से हमारा प्यार 3 वर्षों तक निर्बाध रूप से चलता रहा। लेकिन कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते कभी। एक दिन मेरी अंचला दीदी को हमारी प्यार की खबर लगी गई और मजबूरन मुझे उन्हें सब कुछ बताना पड़ा। पहले तो उन्होंने मुझे कसकर डांट लगाई, कहा कि मैं कॉलेज में पढ़ने जाती हूँ या इश्क फरमाने। फिर वे पूछने लगी, क्या हम शादी करना चाहते हैं या यूं ही टाइम पास? नहीं दीदी, हम प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। मैंने कहा। दीदी बोली, पर क्या उसके माता पिता इस रिश्ते को मानेंगे? भले ही उसके माता पिता न माने, पर हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना दीदी। दीदी का हाथ अपने हाथों में लेकर बड़े विश्वास के साथ मैंने कहा था, दीदी, अखिल मुझसे बहुत प्यार करता है। कहता है अगर मैं उसे न मिली तो वह मर जाएगा, इसलिए हमने चुपके चुपके सगाई भी कर ली दीदी।
सगाई की बात सुनकर दीदी चुप हो गई, लेकिन फिर इतना ही कहा, बता तो देती हमें। लेकिन यह बात मैं उन्हें बता नहीं पाई कि हमारे बीच शारीरिक संबंध भी बन चुके हैं। जब भी अखिल मेरे समीप आता, मैं खुद को उसे समर्पित करने से रोक नहीं पाती थी। इसलिए मैं जानती थी कि हम एक न एक दिन एक होंगे ही, और अखिल भी तो यही कहता था। अब जब भी मुझे अखिल से मिलने जाना होता, दीदी साथ देती, पूछने पर बता देती माँ पापा को कि उनके घर पर ही हूँ। इस तरह हमारा मिलना और आसान हो गया। इधर कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। कुछ खाती पीती तो उल्टी जैसा मन करता, कमजोरी भी बहुत महसूस हो रही थी। शंका हुई कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मेरी शंका जायज़ थी। रिपोर्ट पॉजिटिव आई और मैं निगेटिविटी से घिर गई। मन में अजीब अजीब तरह के विचार आने लगे। कभी लगता दीदी को बता दूं, कभी लगता कि नहीं, फिर दीदी तो माँ को बता ही देंगी, इतनी बड़ी बात छिपाएंगी नहीं, और माँ तो मुझे मार ही डालेंगी। लेकिन अब चारा भी क्या था। सुनते ही दीदी तिलमिला उठी, गरजते हुए बोली, शादी के पहले यह सब, और अब बता रही हो तुम मुझे। पर दीदी, मैं आपको बताने ही वाली थी, लेकिन प्लीज़ दीदी, प्लीज़, आपको माँ पापा से हमारी शादी की बात करनी होगी, और राजी भी करना होगा उन्हें, नहीं तो, कहकर मैं सिसक पड़ी। नहीं तो क्या, जान दे देगी अपनी। ठीक है, मैं देखती हूँ, कहकर वे यहाँ से चली गई, और मैं फिक्र में पड़ गई कि पता नहीं अब माँ पापा कैसे रिएक्ट करेंगे। मैं और अखिल एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम शादी भी करना चाहते हैं। यह सुनकर माँ पापा का हृदय अकस्मात क्रोध से भर उठा। पर जब दीदी ने समझाया उन्हें कि लड़का देखा भाला है और ये एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो क्या हर्ज है शादी करवाने में। और सबसे बड़ी बात कि शादी के बाद उनकी बेटी उनकी आंखों के सामने ही रहेगी, तो और क्या चाहिए उन्हें। पहले तो माँ पापा ने मौन धारण कर लिया, लेकिन फिर उन्होंने हमारी शादी के लिए अपनी पूर्ण सहमति दे दी। लेकिन दीदी ने उन्हें यह नहीं बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। वैसे मैंने ही मना किया था दीदी को बताने के लिए, नहीं तो माँ पापा का मुझ पर से विश्वास उठ जाता, और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। लेकिन उधर अखिल के माँ पापा अपने बेटी के लिए मुझ जैसी कोई साधारण परिवार की लड़की नहीं, बल्कि कोई पैसे वाले परिवार की बेटी की खोज में थे, जो उनका घर धन दौलत से भर दे। और एक दिन उन्होंने ऐसा परिवार मिल गया। उसी शहर के एक बड़े बिजनेसमैन जब अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता लेकर उनके घर आए, तो बिना कुछ सोचे विचारे ही अखिल के माता पिता ने उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। लेकिन अखिल ने उस रिश्ते के लिए मना कर दिया, यह कहकर कि वह मुझसे प्यार करता है और शादी भी मुझसे ही करेगा। अखिल की बातें सुनकर पहले तो उसके माता पिता उखड़ गए, लेकिन फिर समझाते हुए बोले कि यह एक शानदार जीवन जीने के लिए प्यार से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, और उसका जो सपना है कि खुद का अपना एक पेट्रोल पंप हो, वह इस शादी से पूरा हो सकता है। पैसों की चाकाचौंध और उसके पूरे होते सपने उसे मुझसे बेमुख करने लगे। अब वह मुझसे कन्नी काटने लगा। जब भी मैं उसे फ़ोन करती, वह मेरा फ़ोन नहीं उठाता। अगर उठाता भी तो एक दो बातें करके तुरंत ही रख देता। मुझे तो अब भी यही लग रहा था कि अखिल मुझसे बहुत प्यार करता है। अखिल के संग शादी को लेकर मेरे सपने बलवती होते जा रहे थे, और उसने ही कहा था कि वह अपने मम्मी पापा को हमारी शादी के लिए मना ही लेगा किसी न किसी तरह से। इसलिए मैं चिंता न करूं, यह सब तो ठीक है। पर मैं अखिल को तो अपने आने वाले बच्चे के बारे में बताना चाहती थी, खुशखबरी देना चाहती थी उसे, लेकिन वह तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। सो मैं एक दिन खुद ही उससे मिलने चली गई। जब मैंने उसे अपने होने वाले बच्चे के बारे में हंसते हुए बताया, और अब कहा कि अब वह जल्द से जल्द अपने माता पिता से हमारी शादी की बात कर ले, तो वह बोला कि वह मुझसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी शादी कहीं और तय हो चुकी है। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बड़े ही रूखे शब्दों में मैंने
पहले तो इसकी बातें मुझे मजाक ही लगी, लेकिन फिर जब उसने वही बात दोहराई और कहा कि वह मजबूर है क्योंकि वह अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकता, तो मैं दंग रह गई। यह क्या बोल रहे हो अखिल, पागल हो गए हो क्या? कुछ भी बक रहे हो, मैंने घबराते हुए कहा। बक नहीं रहा हूँ शिखा, सही कह रहा हूँ। मैं अपने माँ पापा के खिलाफ नहीं जा सकता, इसलिए हमारा अब एक दूसरे को भूल जाना ही सही होगा। उसकी उल जुलूल बातें अब मेरा दिमाग खराब करने लगी थी। मैं बोली, जब तुम अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकते थे तो क्यों मुझसे झांसे में रखा आज तक? क्यों करते रहे मुझसे शादी के वादे, और क्यों भोगते रहे मेरे शरीर को अब तक? अब तुम बताओ कि मैं क्या करूं इस बच्चे का, क्या जवाब दूं दुनिया वालों को, और मेरे माता पिता, उन्हें मैं क्या समझाऊं? लेकिन अखिल मेरी बात समझाने के बजाय अपने नग्न रूप में प्रकट हो गया और अत्यंत कठोर स्वर में कहा, देखो शिखा, जो सच है मैंने तुम्हें बता दिया, और यह तुम क्या बोल रही हो कि मैंने तुम्हारे शरीर को भोगा? क्या इसमें तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं थी? अगर नहीं तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? क्यों खुद को बार बार मेरे करीब आने दिया? बोलो। और इसमें कौन सी बड़ी बात है? अस्पताल जाकर बच्चा गिरवा दो और छुट्टी पाओ। जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। बच्चे गिरा दूं? अपने पेट पर हाथ रख कर बुदबुदाई में। हाँ गिरा दूं, यही सही होगा शिखा। पैसे की चिंता मत करो, एक क्लिनिक का पता मैं तुम्हें देता हूँ। चली जाओ वहाँ, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। उसकी बातें सुनकर आश्चर्य से मेरी आंखें फैल गई। लगा एक बाप अपने ही बच्चे के लिए ऐसे शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकता है? कैसे अपने ही बच्चे को मरने की बात कह सकता है? मार दूं इस नन्ही सी जान को जो अभी इस दुनिया में आई भी नहीं। लेकिन इसका क्या कसूर है अखिल? अप्रत्याशित नजरों से अखिल की तरफ देखते हुए मैं बोली, पर वह कोई जवाब न देकर वहां से चला गया और मैं धम्म से वहीं जमीन पर बैठ गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। किसी तरह लड़खड़ाते कदमों से मैं अपने घर तक पहुंची और बिस्तर पर पड़ गई। मेरी आंखों से झरझर आंसू बहते जा रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, कैसे बताऊं अपने परिवार वालों को कि अखिल ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया। किसी तरह हिम्मत करके मैंने दीदी को यह बात बताई कि अखिल ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया। लेकिन अब इस बच्चे का क्या करूं मैं दीदी? अगर मम्मी पापा जान गए कि मैं अखिल के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तब क्या होगा दीदी? बिलखते हुए मैंने कहा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बाहर खड़ी माँ हमारी सारी बातें सुन रही है। अपना सिर पीट पीट कर रोते हुए कहने लगी, ऐसी बेटी पैदा होने से पहले मर क्यों नहीं गई? अब क्या जवाब देंगी वे दुनिया वालों को जब कोई पूछेगा कि मेरे पेट में पल रहे पाप का बाप कौन है? सुनकर घोर चिंता में डूब गए। पापा भी सुनकर घोर चिंता में डूब गए। चिंता की लकीरें उनके माथे पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी मुझे। किसी ने रात में खाना भी नहीं खाया, सब चुप थे। मनहूसियत सी छा गई थी घर में और उसकी जिम्मेदार थी मैं, सिर्फ मैं। अब मेरा मर जाना ही सही रहेगा। क्या होगा, लोग चार बातें करेंगे फिर चुप हो जाएंगे, मगर माँ पापा को इस दुख से छुटकारा तो मिल जाएगा ना। यह सोचकर मैं घर से निकल पड़ी। अभी मैं उस पुल को छलांग लगाने ही वाली थी कि किसी ने मुझे पीछे खींच लिया। देखा तो प्रणय था। क्यों बचाया आपने मुझे? छोड़िए, मेरा मर जाना ही सही है, क्योंकि इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा है मेरे पास। कहकर मैं झटके से भागने ही वाली थी, उसने एक जोर का तमाचा मेरे गाल पर दे मारा और कहने लगा, क्या मेरे मर जाने से सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? नहीं, लोग तब भी माँ पापा का जीना हराम कर देंगे। तो क्या करूं मैं? बोलकर बिलख पड़ी मैं। उसने कसकर मुझे अपने सीने से यह लगा लिया कि सब ठीक हो जाएगा। प्रणय मेरी दीदी का देवर, जो मन ही मन मुझे चाहता था, पर कभी बता नहीं पाया। सब कुछ जानते बूझते हुए भी उसने न सिर्फ मुझे अपनाया बल्कि मेरे बेटे रुद्र को भी। रुद्र उसका अपना खून नहीं है, फिर भी प्रणय के प्यार और अपनेपन से मुझे अखिल के धोखे फरेब को भूलने पर मजबूर कर दिया। फोन की घंटी ने मुझे वर्तमान में लाकर खड़ा कर दिया। देखा तो प्रणय का फोन था। उसने कहा कि परसों तक वह घर आ जाएगा। ठीक है कहकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और एक लंबी सांस ली।
दूसरे दिन अखिल का फ़ोन आया और इस बार वह मिन्नतें करने लगा कि बस एक बार वह मुझसे मिलना चाहता है। इस बार मैं झूठ नहीं बोल पाई और कई बार मिलने को बुला लिया, क्योंकि मुझे भी उसे दिखाना था कि देखो, छोड़ दिया ना तुमने मुझे मझधार में, लेकिन किसी ने आकर बचा लिया मुझे डूबने से। लेकिन मैं तो खुद ही उसे देखकर अवाक रह गई, क्योंकि पहले वाला अखिल तो वह कहीं से दिख ही नहीं रहा था। अपनी उम्र से कहीं अधिक दिखने लगा था वह। बाल आधे से ज़्यादा सफ़ेद हो चुके थे, आंखों पर मोटा चश्मा चढ़ चुका था और शरीर इतना जर्जर कि जैसे कुपोषण का शिकार हो गया हो। मुझे भी वह कुछ देर तक निहारते रहा, फिर पूछा, कैसी हो शिखा? पर उसकी बातों का कोई जवाब देना मैंने जरूरी नहीं समझा, सो बोली, बोलो, किस कारण मिलना चाहते हो मुझसे? पूछोगी नहीं कि मैं कैसा हूँ? वह बोला, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बड़े ही रूखे शब्दों में मैंने जवाब दिया। अच्छा लग रहा था मुझे उससे इस तरह बेरुखी सी बातें करना। फिर कुछ न बोलकर वह इशारों से उसने मुझे बैठने को कहा। फिर कहने लगा, मैं जानता हूँ शिखा, तुम मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती होगी, लेकिन फिर भी मेरे बुलाने पर तुम यहाँ आई, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। इतना कहकर उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन मैं अब भी दूसरी तरफ ही देख रही थी, पर सुन रही थी उसकी सारी बातें। जानती हो शिखा, मैंने तुम्हारे साथ जो किया वही सब पलट कर मुझे मिला, और मेरे साथ साथ मेरे परिवार को भी। बताने लगा अखिल कि जब उसके लिए एक पैसे वाले बाप की इकलौती बेटी संजना का रिश्ता आया, तो पहले तो उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन उसके माँ पापा ने उसे समझाया कि एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए प्यार से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है, और उसने संजना से शादी करके उसके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। यह भी कहा कि उन्होंने संजना के पिता के बाद तो सारी संपत्ति का मालिक वही होगा। उसे लगा कि उसके पापा सही कह रहे हैं। पैसों की चकाचौंध में वह यह भी भूल गया कि उसने शिखा से शादी करने का, जीवन भर मेरा साथ निभाने का वादा किया था। उसे तो बस अब अपना सपना पूरा होते दिखने लगा था। जो भी हुआ, संजना से उसकी शादी हो गई और शिखा उसका बीता हुआ कल बन गई। उसे तो तब बस संजना ही संजना नजर आती थी। क्षण भर चुप रहने के बाद फिर बताने लगा वह, शादी के बाद कुछ महीनों तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर संजना अपनी असली रूप दिखाने लगी। बिना किसी को कुछ बताए घर से निकल जाती और जब मर्जी होती आती। कुछ पूछने पर पलट कर जवाब देती और कहती कि वह वही करेगी जो उसका मन होगा। सास ससुर ननद पति सबको वह अपने पैरों की जूती समझती थी। ऐसे ऑर्डर देती जैसे वो उसके खरीदे हुए गुलाम हो। दोस्त, इसे दोस्त कहती हो तुम? छी, शर्म आती है मुझे तुम पर और तुम्हारे उस दोस्त पर। एक रोज किसी बात पर माँ ने उसे कुछ कह दिया तो वह उन्हें भी भला बुरा बोलकर उसकी बेइज्जती करने लगी, जो रीनल को सहन नहीं हुआ। अब कोई भी बेटी अपनी माँ की बेइज्जती कितना सहन कर सकती है। सो वह भी तू तराक पर उतर आई। फिर क्या था, उसने एक जोरदार थप्पड़ रीनल के गाल पर जड़ दिया और बोली, वे सब उसके पैसों पर पलते हैं, इसलिए उनकी कोई औकात नहीं है उनके सामने अपना मुंह खोलने की। दौलत तो बहुत आई घर में, पर सुख शांति चली गई घर की। लेकिन बात तब हद के बाहर जाने लगी जब एक रोज माँ ने उसे बताया कि संजना नए लड़कों को घर लेकर आती है और रीनल से उनकी आवभगत करने को कहती है। फिर आगे की बात वे बोल नहीं पाई। उस वक्त मैंने उस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। सोचा संजना के दोस्त होंगे तो इसमें क्या है। वैसे मेरे एक दोस्त ने भी बताया था मुझे, उसने संजना को किसी के साथ प्राइड होटल के अंदर जाते देखा था, और पहले भी उसने उसे एक और के साथ सिनेमा हॉल में देखा था। तब भी मैंने बात को गंभीरता से नहीं लिया था। लगा था पैसे वाले घराने में शादी हुई है उसकी, तो सब उससे जलते हैं। लेकिन जब मैंने खुद ही अपनी आँखों से उस रोज़ अपने ही बेडरूम में संजना के साथ एक शख्स को अजीब अवस्था में देखा तो सन्न रह गया। गुस्से के मारे मेरा रक्त गर्म हो गया। यानी कि सब सही कहते थे, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस आवारा को हमारे बेडरूम तक ले आई।
कहकर मैंने उस लड़के को एक तमाचा जड़ दिया। फिर धक्का मुक्की करके उसे अपने घर से बाहर निकाल कर ही जैसे ही संजना की तरफ मुड़ा, वह जोर से चीखी और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त पर हाथ उठाने और उसे घर से बाहर निकालने की? दोस्त, इसे दोस्त कहती हो तुम? छी, शर्म आती है मुझे तुम पर और तुम्हारे उस दोस्त पर। संजना की तरफ घृणा भरी दृष्टि डाल मैं बोला, अच्छा शर्म आती है तुम्हें, लेकिन मेरे पापा से पैसे लेते वक्त, पेट्रोल पंप खुलवाते वक्त शर्म नहीं आई तुम्हें? पैसे के लिए ही तो तुमने मुझसे शादी की थी, तो फिर मौज करो ना। अरे वह तो पापा की जिद थी, इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली, वरना मेरी तो दीवानों की कमी नहीं थी इस शहर में। दुष्चरित्र, संजना बोली थी। उसकी बातों पर अखिल की बोलती बंद हो गई, क्योंकि सच यही था कि पैसे के लालच में ही उसने इस रिश्ते के लिए हामी भरी थी। अब तो संजना और ढीठ हो गई। अब तो वह रात में भी दोस्तों के साथ बाहर जाकर गुलछर्रे उड़ाती और जब घर आती तो नशे में धुत होती। लेकिन अब अखिल और उसके परिवार के पास चारा भी क्या था यह सब सहने के सिवा। लेकिन एक रोज जब अखिल और उसके परिवार को यह बात पता चली कि शादी के पहले भी संजना के कई लड़कों के साथ अंतरंग संबंध थे और वह 2 बार अपना गर्भपात भी करवा चुकी है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें लगा कि कितनी बड़ी गलती हो गई उनसे। दरअसल संजना के मम्मी पापा अपनी बिगड़ैल बेटी से परेशान हो चुके थे। उन्हें लगा था कि अगर उनकी बेटी की शादी हो जाए तो शायद वो सही रास्ते पर आ जाएगी। इसी कारण उन्होंने अपनी बिगड़ैल बेटी की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में, जिन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत थी, कर दी। अखिल बोले जा रहा था तो हमें धोखे में रखकर एक बदचलन लड़की को मेरे पल्ले बांध दिया गया। यह कर कर मैंने सामने की मेज पर जोर से हाथ पटका तो संजना व्यंग से हंसते हुए बोली, तो तुम्हें क्या लगा तुम भाग गए थे? मुझे बड़े आए तुम्हारे जैसे को तो मैं अपना नौकर भी न रखूं। पर पापा को अपनी इज्जत की परी थी, इसलिए वे तुम्हें खरीद लाए, समझे? कहकर वह जोर से हंसी, जो मुझे सहन नहीं हुआ। गुस्से में बेकाबू मैंने संजना के ऊपर हाथ उठा दिया, जो उसकी बर्दाश्त के बाहर हो गया। खुद को लहूलुहान कर संजना सीधे पुलिस स्टेशन गई और रो रो कर पुलिस को बताया कि उसके पति और ससुराल वाले आए दिन उस पर जुर्म करते हैं। दहेज के लिए उसे अक्सर मारा पीटा जाता है। आज भी पति ने उसे इतनी बेरहमी से इसलिए मारा क्योंकि उसने अपने पापा से और पैसे मांगने से इनकार कर दिया। फिर क्या था, बिना गुनाह के ही दहेज और मारपीट के जुर्म में मुझे व मेरे पूरे परिवार को जेल हो गई। किसी तरह अपनी बेटी को समझा बुझा कर संजना के पापा ने उससे केस वापस लिवा लिया, क्योंकि वे जानते थे कि मैं और मेरा परिवार निर्दोष है और गलत उनकी बेटी है। जिस बहन के अभी हाथ पीले होने थे वह सलाखों के पीछे खड़ी थी, और जिस सास को अपनी बहू से सेवा और प्यार की आस थी वह पुलिस के डंडे खा रही थी। लेडीज पुलिस यह कह कह कर मेरी माँ पर डंडे बरसा रही थी कि बोल बोल, तूने ऐसा क्यों किया? क्यों एक अबला नारी को इतनी बेरहमी से पीटा? बेचारी क्या बोलती? वे तो बस खून के आंसू रोए जा रही थी। मैं और पिताजी भी पुलिस के हाथों टॉर्चर हो रहे थे। यह कहकर पुलिस हम पर डंडे बरसा रही थी कि शर्म नहीं आई दहेज मांगते हुए। किसी तरह अपनी बेटी को समझा बुझाकर संजना के पापा ने उससे केस वापस लिवा लिया, क्योंकि वे जानते थे कि मैं और मेरा परिवार निर्दोष है। कैद से तो आज़ाद हम हो गए, पर नाम इज्जत पैसा कैद से तो आज़ाद हम हो गए, पर नाम इज्जत पैसा सब कुछ सुहा हो गया। जिस घर में रीनल की शादी तय हुई थी उस घर वालों ने शादी करने से इनकार कर दिया। यह बात वह सहन नहीं कर सकी और एक रोज पंखे से झूल गई। बेटी के गम में माँ भी चल बसी। सब कुछ तितर बितर हो गया। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। क्या सोचा था और क्या हो गया। नौकरी भी छूट चुकी थी मेरी।
तो अब बचा ही क्या था उस शहर में। सो अपने पिता को लेकर दिल्ली आ गया। एक छोटा सा कमरा किराए पे लेकर रहने लगा। किसी तरह टैक्सी की कमाई से मेरा और पिताजी का गुजर बसर हो रहा है। यह सब बताकर अखिल चुप हो गया। अखिल की दुख भरी कहानी सुनकर मेरी आंखें भर आई, लेकिन फिर एकदम से गुस्सा आ गया मुझे। अखिल की पुरानी कई एकदम बातें मेरे कानों में गूंजने लगी। तो इसमें क्या है, बच्चा गिरवा दो और छुट्टी पाओ। तो मुझे क्यों सुना रहे हो यह सब? और तुमने क्या किया था मेरे साथ, भूल गए? मरने लायक छोड़ दिया था तुमने मुझे। एक बार भी यह नहीं सोचा तुमने कि तुम्हारा अंश पल रहा है मेरे पेट में। उसे लेकर कहाँ जाऊंगी मैं? क्या कहूँगी दुनिया वालों से? और कौन शादी करेगा मुझसे? मैं तो अपनी जान खत्म करने चली गई थी, पर ऐन वक्त पर प्रणय ने आकर मुझे बचा लिया। और सिर्फ जान ही नहीं बचाई उसने मेरी, बल्कि हमारी इज्जत भी बचाई उसने। नहीं तो क्या पता हमारा परिवार ही खत्म हो जाता। जानता हूँ शिखा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए और अब मैं माफ़ी के काबिल भी नहीं रहा। लेकिन यह भी सच है कि मैं तुम्हें भुला भी नहीं पाया कभी। भले ही तुम मुझसे दूर थी, पर हर वक्त तुम मुझे याद आती रही। और यह भी जानता हूँ कि बिट्टू हमारा ही बेटा है। बस एक बार मुझे मेरे बेटे से मिला दो, दिखा दो मुझे उसका चेहरा। मत छीनो एक बाप से उसका हक। आंसू बहाते हुए भर्राए गले से अपने दोनों हाथ जोड़ कर अखिल बोला। लेकिन आज अखिल के आंसू मुझे पिघला नहीं पाए। हक? कैसा हक? और किस बेटे की बात कर रहे हो तुम? उस बेटे की जिसे तुमने पेट में ही मारने का फरमान सुना दिया था। यह कहकर के अस्पताल जाकर बच्चा गिरवा दो और छुट्टी पाओ, कहा था कि नहीं? जब संजना ने लात मार दी तब मैं याद आने लगी तुम्हें। तुम बिन पेंदी के लौटा हो, कब किधर लुढ़क जाओगे, कहाँ नहीं जा सकता। मिर्ची से भी तीखी बातें सुनकर अखिल ने अपनी नज़रें नीची कर ली, लेकिन मेरा गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। बोल पड़ी, दुनिया में जितनी भी नफरतें हैं ना अखिल, उनसे कहीं ज़्यादा मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और एक बात गांठ बांध लो तुम, बिट्टू मेरा और प्रणय का बेटा है। इसलिए आज के बाद न तो तुम उससे मिलने की कोशिश करना और ना ही कभी फ़ोन करने की सोचना। यह कहकर मैं वहाँ से चलती बनी और वह देखता रह गया।